इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मुराद कि आपकी बातचीत इस तरह से हो, आप अपना मैसेज भी अच्छे से कन्वे कर सकें और कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट भी क्रिएट ना हो। और ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये चीज़ हम कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, जो बेसिक एक ये रूल है जिस पे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, दैट इज़ असर्टिवनेस। टाइम एंड अगेन हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि असर्टिवनेस के थ्रू आप अपनी मीटिंग्स क्या करें, असर्टिवली बात किया करें, गुस्से का साथ ना लिया करें, तरीके से बात किया करें, जो भी बात करें उसको ध्यान से करें, असर्टिवनेस के थ्रू करें, इजी वे में करें ताकि आप भी अपना मैसेज कन्वे कर सकें। बट एक्चुअली असर्टिवनेस होती क्या है? सच्ची खरी बात बेसिकली करना, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी रिजेंटमेंट्स, कॉन्फिडेंटली। 3 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो कि हाईली इफेक्टिव होते हैं। अगर ये 3 C's हम अपनी लाइफ में ले आएँ तो हमारी लाइफ, हम कम्युनिकेशन हमारी कभी ख़राब नहीं हो सकती। सबसे पहला C है कॉन्फिडेंस, कि अगर आप कॉन्फिडेंटली अगले बंदे से बात करते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे फैमिलीज़ जो है वो पेशेंट से ये कह रही होती हैं कि नशा मत किया करो, अच्छा नहीं है ये चीज़, छोड़ दो नशा करने, लेकिन फैमिली बहुत डर रही होती है ये अपने लव्ड वन से बात करने के लिए। और फैमिलीज़ के दिल में 100 ख्यालात आ रहे होते हैं कि अच्छा मैं कैसे बात करूँ उनसे, ये क्या ये बात करना ठीक है कि नहीं, मतलब क्या ये बात ठीक है। यू रियली वांट कि आप अपने लव्ड वन को सफ़र ना करवाएं, यू रियली वांट कि वो इस बीमारी से बाहर निकल आए, आपकी इंटेंशंस ठीक होती हैं, तो हम लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमारे पास असर्टिवनेस का C विच इज़ कॉन्फिडेंस, पहला C वो नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स तक ये मैसेज क्लियरली कन्वे नहीं कर पाते हैं कि एडिक्शन में आप हैं या नशा करना अच्छी बात नहीं है, या नशे ने आपकी लाइफ कितनी ख़राब कर दी है। लेकिन हम ये पेशेंट्स को, फैमिलीज़ ये बात कन्वे नहीं कर पाती। दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या मैं ये बात कर रही हूँ, क्या ये वाकई ठीक है कि नहीं है। उन्हें इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता, और ये जो बेयकीनी की कैफियत होती है ना, ये पेशेंट उनमें डलवा रहे होते हैं। एक्चुअली ये पेशेंट्स उनको इस तरह से फील करा रहे होते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, मैं जो कर रहा हूँ, माई लाइफ माई रूल्स, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में ड्रग्स करता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया करती है, मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, मेरे बस में है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस चीज़ में आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि नशा छोड़ दो, जब मैंने छोड़ना होगा, जब मेरा दिल करेगा मैं छोड़ दूँगी। तो ये जो होता है, ये फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऑन दी अदर हैंड पेशेंट्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। फैमिलीज़ के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है जब उन्होंने पेशेंट से ये बात करनी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड पेशेंट्स के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस से मुराद मेरा ये है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि हम तो जब चाहे ये नशे की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, हम जब चाहे इसको छोड़ सकते हैं, ये हमारे बस में है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई बीमार इंसान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस पेशेंट्स के अंदर होता है, और इसके ऑपोजिट फैमिलीज़ के अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सिचुएशन होती है। उन्हें लग रहा होता है कि अगर हमने ये बात कर दी तो क्या पता वो बुरा मान जाए, क्या पता वो गुस्सा हो जाए, क्या पता वो मुझसे लड़ाई, घर छोड़ के चला जाए। लाइक मिलियंस ऑफ खदशात जो है वो हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम ये बात कर ही नहीं पाते। हालांकि जो हमने बात करनी होती है, फैमिलीज जब पेशेंट्स को ये कह रही होती हैं कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, नशा छोड़ दो, ये बात 100% ठीक होती है, और ये पेशेंट्स को भी पता होती है ये चीज़ कि ये बात तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनमें फैमिलीज़ के अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि जो मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो ठीक है भी कि नहीं है। तो असर्टिवनेस के लिए सबसे पहला रूल ही ये है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। आप बी कॉन्फिडेंट। अगर आप सही बात कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी इंटेंशंस, आपकी नीयत पीछे ठीक है बात करने की, और जो आप बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स और लॉजिक्स के बेस के ऊपर है, फिर आपका कॉन्फिडेंट होना बनता है। लेकिन आप इलॉजिकल कोई बात कर रहे हैं, जैसे इलॉजिकल बात पेशेंट्स क्या करते हैं कि मैं जब चाहूँ मैं इस बीमारी से बाहर निकल सकता हूँ, मैं जब चाहे इसको छोड़ सकता हूँ। हालांकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये एक इलॉजिकल सी बात है, ये डिनाइल है बेसिकली कि मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। बीमारियों से अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकला जाता, बीमारियों का इलाज होता है, बीमारियों को सीखा जाता है और फिर उनसे बाहर निकला जाता है। तो ये जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सिचुएशंस होती है फैमिलीज़ के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू असर्टिवनेस नहीं होती है। यहाँ पे आके हम फैमिली से कह रहे होते हैं कि आपने असर्टिवली ये बात करनी है। शुरू में फैमिलीज़ कहती हैं कि नहीं वो बुरा मान जाएगा, एक तो पहले ही हम उसकी बगैर मर्ज़ी के उसको यहाँ ले आए हैं,
अगर हमने ये भी आगे से कह दिया तो वो तो बुरा मान जाएगा, वो तो हमारा दुश्मन बन जाएगा, तो ये हमने नहीं कहना। बट हमने ये सोचना होता है कि जो मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी हकीकत है। आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि उसमें हकीकत कितनी है, उसमें फैक्ट्स कितने हैं, उसमें लॉजिक्स कितने हैं, और आपकी इंटेंशंस, आपकी नीयत क्या है। ये चारों चीज़ें जब ठीक होती हैं तो फिर आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात पैसिव कम्युनिकेशन जो स्टाइल होता है उनका बेसिकली मेन वजह ही ये होती है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे होते हैं या वो अपने अंदर ही चीज़ों को रख रहे होते हैं। तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, बेयकीनी की कैफियत होती है, उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि जो बात मैंने करनी है वो ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल करने की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। जैसे अक्सर बात ऐसी होती है जो पेशेंट्स अपनी फैमिलीज़ के साथ कर रहे होते हैं जिसमें कोई लॉजिक्स नहीं होती, कोई फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं कि फैमिलीज़ को लगने लग जाता है कि हाँ ये तो ठीक कह रहा है, कि हम इतना कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हैं और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही चीज़ कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब हम एक यकीन से हम बातचीत करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होने लग जाता है, और फिर हम अगले बंदे को अपना असर भी डाल देते हैं उनके ऊपर, और उन्हें एक्चुअली यकीन होना शुरू हो जाता है, अच्छा ये तो ठीक ही कह रहा है। सेकेंड जो सी है ऑफ असर्टिवनेस, दैट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी से मुराद कि आप जो बात कर रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली बात क्या करनी है। एक चीज़ होती है जिससे हम बात को गोल मोल करके अगले से बात करते हैं, जैसे लेट्स से घर में फादर का या मदर का मूड ठीक नहीं है, आपने किसी चीज़ की उनसे परमिशन लेनी है, तो आप ज़रा बात गोल मोल करके उनसे परमिशन लेंगे, पहले उनका ज़रा मूड अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पहले ज़रा उनका मूड सेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी पसंद की बात करेंगे, और फिर अपनी मतलब जो आपने एक्चुअल बात करनी है आप वो करेंगे। तो ये इसमें है कि आप क्लैरिटी के साथ नहीं चल रहे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि आप चाह क्या रहे हैं। आप चाह रहे हैं क्या, यू नीड परमिशन, आप लॉजिकली बात करें। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी से लॉजिकली बात करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं होता, क्योंकि उसमें लॉजिक्स और फैक्ट्स होते हैं, उसमें हकीकत होती है। आप उनको एक प्रॉपर लॉजिक्स देते हैं कि फ़लाँ जगह जाना है, ये इवेंट है, ये इससे मिलना है, उससे मिलना है, और फिर आप परमिशन लेते हैं। तो क्लैरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, अगर हमने असर्टिवनेस सीखनी है या हमने असर्टिव वे में अगर हमने बात करनी है, अच्छे तरीके से हमने बात करनी है, तो उसके लिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी से मुराद कि जो हमने बात करनी है उसका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, हमें उसका कंटेंट हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैंने बात करनी है इसका कंटेंट ये है, इस मुताबिक मैंने बात करनी है, इस नोयत की मैंने बात करनी है। इस केस में फिर आपका जब कंटेंट क्लियर होता है, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप असर्टिवली अगले बंदे से बात कर पाते हैं। जैसे काउंसलर्स ने अक्सर औकात पेशेंट्स को असर्ट करना हो तो उनके पास क्लैरिटी होती है, उन्हें पता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, वो क्लियर बात है, उसका कंटेंट भी ठीक है, और वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो असर्टिवनेस ये नहीं होती कि बस आपने ब्लंटली अगले को बात कर दी, चाहे उसे बुरा लगे या अच्छा लगे, ये चीज़ नहीं होती। सेकंड चीज़ क्लैरिटी में ये आती है कि आप अपने बातचीत का अंदाज़ अच्छा रखते हैं, और आप ये नहीं करते कि आप ठीक है आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, आपको अपने कंटेंट के बारे में पता भी है, लेकिन आप बहुत गुस्से से अगले से बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब आप सही बात गुस्से से कर रहे होंगे तो क्या उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका तो एकदम बहुत ज़्यादा ऑपोजिट और एडवर्स इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, जब आपने बात तो सही की है। और जैसे अक्सर औकात एक्टिव एडिक्शन में फैमिलीज जो होती हैं पेशेंट्स को टाइम एंड अगेन गुस्से के साथ, प्यार के साथ, हर तरह से कह रही होती हैं कि छोड़ दो नशा, हमारी बात को समझो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, और फिर वो बहुत गुस्से का इस्तेमाल करती है। तो क्या गुस्से से पेशेंट्स मान जाते हैं? क्या वो रुक जाते हैं? हालांकि वो बात ठीक कर रही है कि नशा छोड़ दो या नशे से बाहर निकल आओ, ये इस दुनिया में ना रहो, ये नशे की जो दुनिया है ये अच्छी नहीं है, या अपने ध्यान बटा लो, कुछ और काम में लग जाओ, बात वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ये है कि गुस्से से बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रेशन से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो क्या उससे पेशेंट्स मान जाते हैं? इनफैक्ट वो और ज़्यादा प्रोवोक्ड फील करते हैं, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो क्लैरिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड, जो आपने बात करनी है वो आपने रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ करनी है। थर्ड जो सी है ऑफ असर्टिवनेस, दैट इज़ कामनेस या कंट्रोल,
कामनेस से मुराद कि बहुत ज़्यादा पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। दोनों चीज़ें, कामनेस बेसिकली कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोलिंग में ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी। कामनेस कि आपने पेशेंस के साथ काम लेना है, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने रूड नहीं होना, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी है, लेकिन आपने काम रहना है, काम एंड कंपोज्ड, इसको कंपोज भी कह सकते हैं सी को। तो ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको अगले बंदे पे गुस्सा भी आ रहा है, उनकी बात भी आपको बुरी लग रही है और आपका ऑटोमेटिकली एग्रेशन जो है आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये मुश्किल बहुत होता है, हम ये करते नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सच्ची खरी बात कर भी रहे हैं ना, और अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो उस बात का कभी भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वही बात अगर आप काम तरीके से, कंपोज तरीके से करेंगे, आप पेशेंस के साथ करेंगे, आप तहम्मुल मिजाजी के साथ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे टोन में, एक अच्छी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपकी बात का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा और अगले बंदे की आप इन्फ्लुएंस भी बहुत डालेंगे उनके ऊपर, और अगले बंदे को आपकी बात अच्छी भी बहुत लगेगी और वो आपसे बहुत मुतासिर होंगे और कल को वो आपके साथ और अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने की तरफ भी जाएंगे। तो ये जो 3 C's हैं, अगर हम इन 3 C's को अप्लाई करके अपनी कम्युनिकेशन करें तो कभी भी हमारी कम्युनिकेशन ख़राब नहीं होती। एक तो हम कॉन्फिडेंट रहें कि जो बात कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, वो फैक्ट्स और लॉजिक की बेस पे है। सेकेंड इज़ क्लैरिटी, कि जो बात हम कर रहे हैं उसमें हम क्लियर है, हमारा कंटेंट क्लियर है, जो बात हमने करनी है हमें पता है कि मैंने ये बात, फलां बात ऐसे 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 करनी है। थर्ड इज़ कामनेस, कि आप रिस्पेक्ट, कंट्रोल या कामनेस, कि आपने रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ अपने आप को लूज़ नहीं करना, बल्कि आपने एक काम एंड कंपोज्ड वे में रहना है हमेशा थ्रू आउट, और उनसे बात करनी है, गुस्से की तरफ नहीं जाना। और अगर आ भी रहा है तो उस केस में बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप सेफ एग्जिट ले लेते हैं, आप सेफली उस कम्युनिकेशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अच्छा अब मैं अग्रेसिव हो रहा हूँ या मेरा गुस्सा बढ़ रहा है और आई नो कि मैं अगर गुस्सा करूँगा तो अगले पे निकल सकता है। तो इस केस में जब आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए ना कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, अच्छा अब मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, शायद मेरा अपना टेम्पर लूज़ कर जाऊँ, आप फ़ौरन से सेफ एग्जिट ले लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप फ़ौरन से पहले उस कम्युनिकेशन से ही निकल आते हैं। जब आपको पता चल जाता है वी कैन टॉक लेटर या विल टॉक नेक्स्ट टाइम, विल टॉक अनदर डे, आप ये कहकर निकल सकते हैं और आप उनको जेन्युइन रीज़न बताते हैं कि ड्यू टू मैं थोड़ा सा गुस्सा हो रहा हूँ या मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा हूँ, मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं इस मूड में आपसे बात करूँगा तो वो बात हमारी इफेक्टिव होगी। तो आप उनसे कहेंगे कि मैं अभी राइट स्टेट में ही नहीं हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली लड़ाई हो जाएगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएंगी। तो अभी मेरे लिए और हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम इस चीज़ को यहीं पे थोड़ा सा बिठा दें और कल को हम दोबारा इस चीज़ के ऊपर से कंटिन्यू करें। आप उनको एक्चुअल रीज़न बताते हैं। देखें, जब आप किसी को एक एक्चुअल ऑनेस्ट रीज़न बताते हैं ना कि इस वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, तो कभी भी अगला बंदा आपको रोकता नहीं है। वो ये आपको नहीं कहेंगे नहीं आज की आज ही बात करके जाओ, जो मर्जी हो। उनसे कहना है कि फिर आप भी गुस्से में हैं इससे और मैं भी गुस्से में हूँ, वाई नॉट टेक अ ब्रेक एंड फिर नेक्स्ट टाइम हम री एंटर होकर इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। गुस्से से हल नहीं निकलेगा ना, बात और बढ़ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ जाएंगी। एक इतना बड़ा क्लाउड मिसअंडरस्टैंडिंग का आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगा जो बिल्कुल कभी ब्रेक ही नहीं हो सकेगा, उसको आप ख़त्म ही नहीं कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं। जितने भी रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं ना, दैट इज़ एक रिसर्च है कि उसके मतलब 80% जो रीज़न होती है वो मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हमने कुछ और परसीव किया होता है, अगले बंदे ने कुछ और परसीव किया होता है। उनका परसेप्शन विच मीन्स सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है, हमारे सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है। जब दोनों पार्टीज़ का नज़रिया ऑपोजिट होता है और फिर एक मिसकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, वहाँ से रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू होते हैं। अगर तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली उससे बाहर निकलना तो बहुत ज़रूरी है, बट अगर नहीं है और वो सिर्फ आपने माइंड में बनाया हुआ है, आपका परसेप्शन है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपने चीज़ें क्लियर नहीं की हैं, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं की हैं, वो भी एक्चुअली में खुद में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपके सोचने का नज़रिया इस तरह से बन गया है कि आप अगले को पोर्ट्रे करवा रहे हैं कि ये एक फ़ेक है। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम बहुत बात भी करते रहते हैं कि सेल्फ टॉक बहुत अहम होती है, कि जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट है, इसमें वो चीज़ आती है जो हम स्टोरीज़ खुद को सुनाते हैं, जो हमने अपने माइंड में एक स्टोरी बिल्ड की होती है, जो हमने अपने माइंड में अपने आप को एक परसेप्शन दिया होता है, दैट इज़ एक्चुअली हमारी सेल्फ टॉक। ये बहुत अहम होती है। अब इसका कंटेंट हमने मेक श्योर करना होता है कि हम इसको पॉजिटिव रखें थ्रू आउट।
हम बहुत कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हैं। कम्युनिकेशन को हम किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं, ये उसके पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट वन वाज असर्टिवनेस, सेकंड इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो हम खुद से बात कर रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली हम अपना परसेप्शन माइंड में बना रहे होते हैं। परसेप्शन सोचने का नज़रिया, कि हम अगले बंदे के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, हम अगले बंदे के बारे में क्या राय रखते हैं, दैट इज़ हमारी सेल्फ टॉक। अर्ली इन द मॉर्निंग, कि जब आप सुबह उठते हैं तब, और रात को सोने से पहले। वो इस वजह से बिकॉज आपका जो सेल्फ टॉक का कंटेंट होता है ना वो नेगेटिव होता है। बिल्कुल उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी की बात बुरी लगी भी है और आपको पता है कि अगले बंदे ने ज्यादती की है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने आप को कहें कि उसने बहुत ज्यादती की है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैंने उससे आज के बाद कभी बात नहीं करनी, वो तो है ही ऐसा फलां फलां। एक तरीका सोचने का ये हो सकता है जो कि नेगेटिव है। पॉजिटिव तरीका ये हो सकता है कि हाँ उसने मेरे साथ बुरा तो किया, उसने ज़्यादती तो की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट माइट भी उसके कोई रीजंस हो, माइट भी उसने ये कुछ मतलब जानबूझ के ना किया हो, माइट भी उससे कोई गलती हुई हो या उसकी वजह से उससे ये सब कुछ हो गया हो। आप अपने आप को ये परसेप्शन देते हैं अगले के बारे में। तो जब आप अपने आप को ये परसेप्शन दे रहे होते हैं अगले के बारे में, तो दैट मीन्स कि आप जो अपने आप से बात कर रहे हैं उसका कंटेंट पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव कंटेंट होता है उसका असर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा पड़ रहा होता है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करती है हमें, और इसको हम इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रहते हुए, इंडोर में रहते हुए हमें बहुत सारे ख्यालात आते हैं, और वो सारे के सारे ख्यालात नेगेटिव होते हैं, वो मनफी होते हैं। इंडोर में रहते हुए आपकी जो सेल्फ टॉक का कंटेंट होता है वो मोस्टली नेगेटिव होता है, कि फैमिली अगर आज मुझे यहाँ ना लेकर आती, ना इन्होंने ये सब कुछ किया होता, तो ना आज मैं यहाँ पे होता, मेरी ईद मिस हो गई, इवेंट मिस हो गए, फलां मिस हो गया, इतनी चीज़ें मैंने मिस कर दी सिर्फ फैमिली की वजह से। फैमिली ने ये स्टेप ना लिया होता तो आज मैं यहाँ पे होता भी ना, और मैं बड़ा खुश होता अपने घर पे। ये सोच आती है ना, तो दैट इज़ नेगेटिव सोच। ये आप अपने आप को अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन रख रहे हैं। तो जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव परसेप्शन रख रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन फिर भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन माइंड में रखते हैं, तो उसका हल ये होता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा होगा, आपको लगेगा इसमें कोई ना कोई बुराई है। इसकी वजह से हम पैरानोया की स्टेट में आ जाते हैं, कि हमें लगने लग जाता है कि अच्छा मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये दुनिया मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे खिलाफ है, मेरे घर वाले से लेकर विलिंग वेज वाले तक सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, दे डोंट वांट मी हैप्पी, ये मुझे खुश नहीं देखना चाहते, ये नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो करूं, और इस तरह की बहुत सारी बातें हम माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा जो सारा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है दैट इज़ हमारी सेल्फ टॉक की वजह से पड़ रहा होता है, जो कि हम अपने साथ कर रहे होते हैं। आप 2 दिन सिर्फ इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखें कि 2 दिन आपने जो अपने आप से बात करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव करनी है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जब भी आपको कोई नेगेटिव सोच आए ना, एकदम से उसको डिस्ट्रैक्ट करके, एकदम से उसको साइड पे करके इंटेंशनली अपना एक पॉजिटिव बात सोचें। मीटिंग अगर खराब हुई है और आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि नहीं मीटिंग बहुत अच्छी हुई, ये तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपने आप को ये कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मीटिंग खराब हुई, सब कुछ खत्म हो गया, सब तबाह हो गया, आई कैन डू बेटर। आप अपने आप को इस तरह से कह सकते हैं कि यस मीटिंग खराब हुई है और इसका इम्पैक्ट कल को बिजनेस में पूरे उस बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा,
और एम्प्लॉय ने ऐसे ऐसे फलां किया, बट आई कैन डू बेटर और नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि इस तरह से मीटिंग ना हो, एक हम अच्छी मीटिंग करें और एक जो हमारा एक एंड सोल्यूशन निकले वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आए। आप उनसे लर्न करते हैं, आप सीखते हैं कि अच्छा ये गलती तो मुझसे हुई है, अब मैं पास्ट में जाके आई डोंट हैव सच मशीन कि मैं पास्ट में जाके वो गलती ठीक कर दूं। हाँ, जो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, नेक्स्ट स्टेप लूँगा, वो मैं मेक श्योर करूँगा कि उसमें मैं कोई गलती ना करूँ, उसमें मैं कोई ख़राबी ना करूँ। आप अपना, ये होगी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये कंटेंट चेंज कर देंगे आपके बातचीत, आप एक्सेप्ट करेंगे, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे रहते हुए आप इंडोर्स में हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, नो डाउट ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी कि फैमिली से दूर हैं, घर से दूर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और इलाज चल रहा है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, आप बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं हर दिन, और एक रूटीन बन रही है आपकी, आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आ रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा एट द एंड आप ही को मिल रहा है। तो अपने आप को ये चीज़ें कह दिया करें कि चलो कुछ नहीं सही, मेरी रूटीन तो यहाँ बन रही है ना, मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, टाइम पे सो रहा हूँ, टाइम पे खा पी रहा हूँ, सब चीज़ें टाइम पे हो रही हैं, चलो ये बाहर नहीं हो सका, यहाँ हो गया। जब आप अपने आप को ये कह रहे होंगे ना कि चलो मैं इंडोर हूँ, दैट इज़ एक्चुअली कि आप अपने सैडनेस के इमोशन को एड्रेस कर रहे हैं। सैडनेस किस बात के ऊपर है कि मैं यहाँ पे इंडोर हूँ, मैं यहाँ अंदर दाखिल हो गया हूँ, मुझे फैमिली की याद आ रही है, आपको कोई बात बुरी लगी है किसी की, या आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, इस बात को आप एड्रेस करेंगे कि यस मैं हर्ट फील कर रहा हूँ इस टाइम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी उनसे लड़ाई हुई है, मतलब अच्छा नहीं किया या मैंने रूड बिहेव कर लिया, बट आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। 3 चीज़ें होती हैं, आप 3 लोगों को ब्लेम करते हैं एक्चुअली। जब कोई डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के स्टेट में होते हैं तो ट्रायंगल होता है, या तो आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, या आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, या फिर आप हालात को ब्लेम करते हैं। इन तीनों चीज़ों पे आप ब्लेम डाल देते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को ब्लेम करें कि मेरी गलती है, मैंने ये सब गलत किया है, ये बहुत अनहेल्दी होता है। सेकंड, जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं, किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप उनको ब्लेम करें, अच्छा इसकी वजह से हुआ, ये फलां ऐसे ना करता तो ऐसे ना होता, दैट इज़ ऑल्सो कि ये भी अनहेल्दी है, और दैट मीन्स कि आपकी जो सेल्फ टॉक है वो नेगेटिव है। थर्ड चीज़, जब आप हालात को देखकर नेगेटिव हो जाते हैं, आप ये कहते हैं कि अच्छा सारा घर ही मेरे ख़िलाफ़ है, ये घर ही मतलब अच्छा नहीं है, बहुत बैड वाइब्स हैं यहाँ पे, बहुत सैड वाइब्स हैं यहाँ पे, और लोग चाहते ही नहीं है आपको खुश देखना, आप हालात को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी, और ये भी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। जब कोई गलती होती है ना तो कोई जेन्युइन रीज़न होती है उसकी, ट्राई टू फाइंड आउट दैट जेन्युइन रीज़न। वो ब्लेम नहीं होगा, वो एक्चुअल रीज़न होगी, वो फैक्ट्स की बेस के ऊपर होगी, उसमें कोई ब्लेम नहीं आएगा कि आपने क्यों उनसे ये बात किया, उसने ऐसे क्यों किया, ठीक है, वो एक्चुअल फैक्ट्स होंगे। आप फैक्ट्स की बेस के ऊपर एक रीज़न अपने आप को देते हैं कि इस वजह से ये गलती हुई है, एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। देखिए अभी यहाँ पे लाइट चली जाएगी और ग्रुप हो सकता है मतलब लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाएगा, तो मैं ये ब्लेम तो नहीं कर रही हूँ ना कि लाइट चली गई इस वजह से मैंने बात करना ख़त्म कर दिया, लेक्चर बंद हो गया, ये ब्लेम तो नहीं होगा, ये तो एक्चुअल वजह होगी, ठीक है। जब किसी की फ़्लाइट होती है किसी और कंट्री में और उनकी फ़्लाइट डिले हो जाती है और वो नेक्स्ट अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म करते हैं कि फ़्लाइट डिले हो गई है, तो वो ब्लेम तो नहीं करे कि फ़्लाइट की वजह से हुआ है, ये एक्चुअल में हुआ है, मतलब दैट इज़ फैक्ट्स, दैट इज़ ट्रू कि फ़्लाइट एक्चुअली 2 घंटे लेट हो गई है जिसकी वजह से वो लेट पहुँचेंगे, ये रीज़न होगी, ये ब्लेम करना नहीं होगा, ठीक है। ये आप रैशनल रीज़न दे रहे हैं अगले को, आप उनको ये बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि अच्छा इस वजह से ऐसे हुआ है, आप उनको स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं कि फ़्लाइट गॉट डिलेड और ये फलां इस तरह से आप कहीं पे स्टक हैं और जेन्युइन रीज़न है, और फिर आप उनको बता रहे हैं, तो ये ब्लेमिंग नहीं आएगा, दैट इज़ कि आप असल में ऐसा हुआ है तो आप उनको वही असल चीज़ बता रहे हैं, ये रीज़न होगी कि आप उनको एक हेल्दी रीज़न दे रहे हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर अगले को एक बता रहे हैं बात कि इस वजह से मैं लेट हुआ हूँ और इस वजह से ये फलां चीज़ ऐसे हुई है, आप इस तरह से करते हैं, ना आप खुद को ब्लेम करते हैं ना दूसरों को ब्लेम करते हैं। हाँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक ये होगी जब मैं कहना शुरू कर दूँगी थ्रू आउट कि क्यों फ़्लाइट डिले हुई, ना ही होती तो ऐसा क्यों होता, अब फ़्लाइट डिले होगी, अब मैं लेट पहुँचूँगी, अब पता नहीं क्या होगा, अब मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगी, मतलब हम वर्स्ट केस की तरफ चले जाते हैं, हम बुरा से बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी असर हमारे रवैयों पे पड़ता है। जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं उसका असर, उसका जो है इम्पैक्ट वो हमारे बिहेवियर्स के ऊपर पड़ता है। जब हम सोच ही नेगेटिव रहे हैं तो हमारी चिड़चिड़ापन आ जाएगा बहुत ज़्यादा, हम बात बात पे अगले से लड़ना शुरू कर देंगे, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली कि हमारा थॉट्स की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। ओवरडू नहीं करना चाहिए, जो बात है आप उसको उसी तरह एक्सप्लेन करें। आप ये ना कहें कि अच्छा मैं टाइम पे पहुंच जाता अगर तो मैं फ़्लाइट पकड़ ही लेता,
और ना होती डिले और मैं पहुंच जाता, लेकिन मैं ही थोड़ा लेट हुआ, बट एक्चुअली जो हुआ है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो रीज़न में आएगा, वो ब्लेमिंग में नहीं आएगा। तो अगर ये तो इन चीज़ें हम अवॉइड करते हैं और हम ना अपने आप को ब्लेम करते हैं किसी इवेंट के लिए, ना दूसरे को ब्लेम करते हैं और ना ही इन्वायरमेंट को ब्लेम करते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारी सेल्फ टॉक का जो कंटेंट है वो पॉजिटिव है। अक्सर औक़ात होता भी है ऐसे कि लेट्स से कोई मसला हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो अगले एग्रेसिव हो गया या उन्हें गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से आपका मूड चेंज हुआ है या जिसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड हो गया, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो गया, तो उस केस में भी आप अगले को ब्लेम नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो हमारी साइड ऑफ स्टोरी होती है हम उसको रख के बातचीत कर रहे होते हैं, वन साइड स्टोरी होती है, बट जो अगले की माइंड में जो स्टोरी चल रही होती है हमें उसका नहीं पता होता और हम उनको अपनी बेस के ऊपर जज कर रहे होते हैं, हम उनको अपनी बेस के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो स्टोरीज़ हमने अपने आप को सुनाई होती हैं, जो परसेप्शंस हमारे माइंड में दूसरे इंसान के लिए होते हैं, जो जजमेंट्स, जो ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में उनके लिए होती हैं, हम उनकी बेस पे उन्हें एक फ़ैसला सुना देते हैं। हम उनकी राय नहीं लेते हैं, हम उनसे नहीं पूछते हैं कि अच्छा उनकी क्या कंडीशन है या वो क्या सोचते हैं या वो उन्होंने क्यों ऐसा किया। यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होना शुरू करती हैं जब हम उनसे पूछते नहीं हैं। तो हमेशा कन्फ्रंटेशन इज़ ऑलवेज द सोल्यूशन। आप उनको कन्फ्रंट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हो सकता है कि मसले हल हो जाएं कन्फ्रंट करने से, हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हो, उनको अकाउंटेबल ठहरा दें, उन्हें कह दें उनका सामना कर लें, आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछ लें कि आपने ऐसा क्यों किया, यू शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं हर्ट फील किया मैंने उस टाइम पे, आपने ऐसा क्यों किया, आई नीड रीजंस। वो आपको अपनी रीजंस देंगे, फिर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल रीज़न थी क्या। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थर्ड जो स्किल है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज़ रीडिंग सोशल क्यूज़। इससे क्या समझ में आती है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरे माइंड की स्टोरी नहीं पता है कि मेरे माइंड में क्या स्टोरी चल रही है या मेरा परसेप्शन आपके बारे में क्या है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, एकदम से मेरी टोन ऊपर होना शुरू हो जाती है, एकदम से मैं आपसे आई कांटेक्ट करना छोड़ देती हूँ और एकदम से मैं आपसे बहुत सार्कास्टिक हो जाती हूँ और मैं आप पे कमेंट पास करना शुरू हो जाती हूँ। आपको क्या समझ में आ जाएगी, अच्छा जो मेरे माइंड में स्टोरी चल रही है ना वो अच्छी नहीं है आपके बारे में, मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोच रही हूँ आपके बारे में या मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही है, जब किसी की टोन ऊपर हो जाए इसका क्या मतलब होता है कि अगले को गुस्सा आ रहा है। बेसिकली स्किल कि आप अगले के सोशल क्यूज़ को रीड करते हैं, आप हालातों वाक़यात में जो कंडीशंस हो रही होते हैं, जो सिचुएशन होती है, आप उसको रीड करते हैं, आप उसको परखने की कोशिश करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा वो किस हद तक सच है या उसमें हकीकत किस हद तक है, वो किस हद तक सच्चाई है उसके अंदर। तो ये बहुत चीज़ हेल्प करती है जब हमने किसी से कम्युनिकेट करना हो। जब आप मेरे सोशल क्यूज़ को रीड कर लेंगे कि अच्छा अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरी टोन भी ऊपर हुई हुई है, मैं आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करी, मैं बहुत सार्कास्टिक हुई हुई हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप मेरे से कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुझे टाइम देंगे, आप कहेंगे अच्छा चलो इसे नेक्स्ट टाइम बात कर लूँगा, आज इसका मूड अच्छा नहीं है। जैसे अक्सर घरों में ऐसे होता है कि जब पेरेंट्स का मूड देखते हैं या तो उनका मूड ख़राब होता है तो हम उनसे परमिशन नहीं लेते, हम उनसे बात नहीं करते। तो हमें कैसे पता चलता है कि उनका मूड ख़राब है? देख के, ऑब्जर्व करके, उनके रवैयों को देख के, सोशल क्यूज़ को बेसिकली देख के हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा आज तो मूड ख़राब है, आज मैं परमिशन नहीं लेता, कल बात करूँगा। इसी तरह जब आप अपने स्पाउस के साथ होते हैं तो आप उनके मूड को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनसे भी कल बात कर लेंगे या इस कोई क्रूशल टॉपिक पे आपने बात करनी होगी तो आप कहेंगे चले नेक्स्ट टाइम मैं इससे बात कर लूँगा, आज मैं इससे बात नहीं करता, फिर दोबारा बात कर लूँगा क्योंकि आज अच्छे मूड में नहीं लग रहा है, अच्छे मूड में नहीं लग रही है। तो आप इस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये बहुत चीज़ हेल्प करती है हमारे कम्युनिकेशन को बिल्ड करने में, हमारी कम्युनिकेशन को हेल्प करने में। इससे हमें पता लग जाता है कि किस टाइम पे हमने बात करनी है या किस टाइम पे हमें बात करनी चाहिए और किस टाइम पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। ये समझ में आ गया रीडिंग सोशल क्यूज़ का क्या मतलब है, कि आप ऑब्जर्व करते हैं अगले का रवैया, अगले की फेशियल एक्सप्रेशंस, अगले की टोन, अगले के आई कांटेक्ट, अगले का परसेप्शन, नेक्स्ट पर्सन है जो नेक्स्ट पार्टी है उनको आप देखने की असम्पशंस होती हैं वो आपकी बेसिकली। ठीक है, फोर्थ जो स्किल है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज़ गिव एंड टेक। देयर इज अ सेइंग कि एवरी रिलेशनशिप इज़ गिव एंड टेक, इवन फादर, इवन पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो गिव एंड टेक। कि आप कुछ ले रहे हैं, आप कुछ उनसे डिमांड कर रहे हैं तो आप उनको पे बैक भी कर रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आप कैश के फेस में या उसकी शक्ल में आप पे बैक करें, आप इमोशंस के थ्रू उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इमोशंस के थ्रू उनके साथ इन्वॉल्वड हैं, आप इमोशंस के थ्रू उनको खुश कर रहे हैं। सो एवरी रिलेशनशिप इज़ गिव एंड टेक, चाहे वो जिस भी किस्म का हो, चाहे वो जिस भी नीयत का हो। वहाँ पे जहाँ पे गिव एंड टेक नहीं होगा
वहाँ पे वो कम्युनिकेशन आपकी कभी बढ़ नहीं सकेगी, वहाँ पे आप प्रॉपरली कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप उनसे गिव एंड टेक का मतलब ये है कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उनकी तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। जैसे आप फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आपको 3 महीने से पहले पहले सारे स्टैंड्स अपलिफ्ट कर दे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे? लेकिन अक्सर औक़ात इस केस में होता है कि फैमिलीज़ भूल जाती हैं कि हमारी या बच्चों की एक्सपेक्टेशंस उनसे क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक्सपेक्टेशंस का अगले की आइडिया होना चाहिए। अगर हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं अगर कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे माइंड में ये भी सोचना चाहिए कि आपकी भी तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपने भी तो कोई ना कोई मुझसे उम्मीद लगाई होगी अगर मैं आपसे उम्मीद लगा रही हूँ तो ये हमेशा सोच लेना चाहिए। लेकिन हम वन वे सोच रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेरी मीट होनी चाहिए, अगलों की मुझे परवाह नहीं है, उनका मुझे इतनी मैं फिक्र नहीं करता, गिव नहीं कर रहे होते। तो गिव एंड टेक में जो ये बात बेसिकली आ रही है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की हो रही है, उम्मीदों की हो रही है जो हम दूसरों से लगाते हैं और हम फिर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है। इसको विन विन सिचुएशन ही कहते हैं। बेहतर ये होता है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, लेकिन जहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वॉल्व्ड होते हैं वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। वहाँ पे हम ना चाहते हुए भी, हमारा दिल नहीं भी होता, स्टिल हम इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं और स्टिल हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। तो इसीलिए जब हम ये सोच रहे हैं, हम अगले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट फैमिलीज़ ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं पेशेंट से कि हमें अच्छी रिकवरी दे, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि पेशेंट्स भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, और वो एक्सपेक्ट करें कि फैमिली भी अपने प्रॉपर इलाज में रहे, फैमिली भी रिलैप्स ना करे। बिकॉज एट दी एंड पेशेंट ने रहना तो फैमिली के साथ है, इसीलिए यहाँ पे फैमिली सेशंस को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। फैमिलीज़ को हम चीज़ें सिखा रहे होते हैं, उनके सेशंस हो रहे होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि एट दी एंड हमारा गोल ये होता है कि हम फैमिली को एक को थेरेपिस्ट बना दें और फिर यहाँ से जाने के बाद फैमिली को हमारी ज़रूरत ना पड़े, बल्कि खुद ही से वो सिचुएशन को हैंडल कर लें। ये हमारा मेन गोल होता है फैमिली सेशन करने का। इफ़ समवन इज़ मैरिड तो उनका ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ही गुजरेगा। अब जैसे अगर कोई मैरिड नहीं है एंड ही इज़ सिंगल, तो उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो फादर मदर से की तरफ से लगेंगी। बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना पेशेंट के, उनको हम ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर लें, पेशेंट तक वो बात जाए ही ना। होता ये है कि जब इलाज में कोई पेशेंट आता है ना, तो फैमिली के अगर ज़्यादा मेंबर्स होना तो वो सेम पेज पर नहीं होते। हमारी कोशिश होती है कि हम पहले सारे फैमिली मेम्बर्स को सेम पेज पर लेकर आएँ और फिर हम इलाज को आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज प्रोग्रेस फिर इसी तरीके से हमें मिल रही होती है। और यस, ये भी होता है कि जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतनी अच्छी हेल्प मिलेगी, उतना अच्छा हम चीज़ों को सीखेंगे भी। और ये भी होता है कि जितने लोग ज़्यादा आएंगे प्रॉब्लम्स भी उतनी आती हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और यहाँ पे मुझे 10 आइडियाज़ मिल, जैसे मैं पूछूं कि अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट मुझे रिकमेंड करें, तो यहाँ पे अगर 5 लोग होंगे तो कम आइडियाज़ होंगे, 10 लोग होंगे तो ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, ऐसा ही है। और मेरे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा आ जाएंगी। इसी तरह अगर लोग ज़्यादा होंगे तो आपके पास एक तो आइडियाज़ भी डिफरेंट आते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना ब्रेन है, सब अपनी अपनी मेंटालिटी से सोच रहे होते हैं। कोई एक अच्छा आइडिया दे सकता है, कोई एक और अच्छा आइडिया दे सकता है जिसको हम ग्रास्प कर सकते हैं, जिसको हम ट्रीटमेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है हमें इस चीज़ में, ठीक है। तो ज़्यादा लोग हों तो उतना हमें बेनिफिट भी मिल रहा होता है, उतना हमें फ़ायदा भी मिल रहा होता है। यस, इसके अपने प्रोज हैं और इसके अपने कॉन्स भी हैं। ये है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना, अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे सबके अपने अपने मसले मसाइल होंगे। देखिए, यहाँ से चले जाने के बाद ना हम फैमिली को इतना ट्रेन कर देते हैं कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने इनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी, क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी है, टफ लव अप्लाई करना है, कोडिपेंडेंट नहीं रहना, विलिंगनेस का नंबर याद रखना है, कोई भी इशू हो आपने आना है, फॉलोअप्स पे आना है। अगर फैमिली ढीली पड़ जाएगी तो आप मुझे बताएं कि पेशेंट मिनट नहीं लगाएगा ढीला पड़ने में? पेशेंट तो फौरन रिलैक्स हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा फैमिली को जब परवाह नहीं है तो मुझे क्या परवाह मेरी, मैं भी फिर डिट्रैक होता हूँ, मुझे तो वैसे ही नशे बड़े याद आ रहे हैं, मुझे तो वैसे ही बड़ी परेशानी होती है, मुझे तो वैसे ही बड़ी एंग्जाइटी होती है, व्हाई नॉट डू इट। एम्पैथी इज़ द नेक्स्ट बेसिक स्किल फॉर कम्युनिकेशन। बहुत अहम है एम्पैथी का होना। अगर हम एम्पैथाइज नहीं कर सक रहे होंगे तो हम एक अच्छी कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। मतलब आप किसी को सिंपथाइज नहीं कर रहे होते, आप एम्पैथाइज कर रहे होते हैं, आप उनसे प्रॉपर रिलेट कर रहे होते हैं कि वेयर यू आर। जैसे होता है ना कि आप अगले की शू में पाँव रख के देखते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है, दैट इज़ एक्चुअली एम्पैथी। एम्पैथी ये नहीं होती कि आप उनको सिंपथाइज करें। अच्छा, कोई आपसे रैंट कर रहे हैं, जैसे कोई अपना मसला बता रहा है, किसी ग्रीफ से वो गुजर रहे हैं,
उनको किसी का लॉस हुआ है, उन्होंने किसी की डेथ फेस की है, वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं भी इतना ही दुखी था जब मेरे फलां की डेथ हुई थी, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। सिंपैथी का मतलब होता है कि हमदर्दी शो करना, कि आप सिर्फ तरस खा रहे होते हैं बेसिकली। सिंपैथी में आप अगले पे तरस खा रहे होते हैं, एम्पैथी में आप तरस नहीं खाते हैं। एम्पैथी में आप एक्चुअली उनकी फीलिंग्स को फेस करते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को फील करते हैं, आप अपना दुख दर्द शेयर करते हैं। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आप अगले पे तरस खा रहे हैं। जैसे आप मुझसे कोई अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, मैं कह रही हूँ हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने भी ऐसे किया था, ये सिंपैथी होगी। मैं कहूँगी कि हाँ मैंने भी जब एक दफ़ा किसी की डेथ फेस की थी तो मैं भी ऐसी परेशान हुई थी, कोई बात नहीं, निकल आएंगे आप भी, इतना मसला नहीं है, ये सिंपैथी है। एम्पैथी होगी कि मैं I'll say I can feel you, I know it's very hard, I'm really sorry for that, I hope you can come out of it, if you need my help I'm always here for you, that is empathy। कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, आप उनके साथ अपने आप को इमोशनली फील कर रहे होते हैं कि जिस पेन से वो गुजर रहे हैं उस पेन को आप फील कर रहे होते हैं, दैट इज़ एम्पैथी। जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं दे ऑलवेज एम्पैथाइज, और वो आपकी पेन को एक्चुअली फील कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे फैमिली जब आती हैं तो फैमिलीज कहती हैं कि क्यों रिलैप्स किसी ने कर लिया तो क्यों किया आपने दोबारा, क्यों दोबारा नशे कर लिए, इतना समझाया था, इतना कुछ किया था, फिर भी नशों की तरफ चले गए। हम उनसे कहते हैं कि एम्फेथाइज करें, उनकी बीमारी को, उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करें कि वो बीमार है और ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। वो आपको अपना मसला बता रहे हैं, आपने उनके सामने अपना मसला रख दिया, ये सिंपैथी होगी। आप उनसे सिंपैथाइज नहीं करेंगे, आप एम्फेथाइज करेंगे। आप कहेंगे बहुत बुरा हुआ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन। यू विल नॉट से कि हाँ मेरे साथ हुआ ऐसा इसलिए मैं आपका पेन फील कर रहा हूँ। आप सिंपली उनसे कहेंगे कि आई कैन ऑल्सो फील योर पेन, आई नो बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, एंड आई एम हेयर फॉर यू एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, एक कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाता है और हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।